हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 हम आपको बहुत पहले भी पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों बचा हुआ जो मैकेनिज्म था उसको हम समझेंगे। तो पहले मैकेनिज्म जो हमने समझ लिया था, आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरे मैकेनिज्म से। तो दूसरा मैकेनिज्म चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही पोलन बॉडी आएगा, रिएक्ट करेगा एंटी पोलन आईजीई को, और जब एंटी पोलन आईजीई को रिएक्ट करेगा रिसेप्टर क्या करेगा, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे जीन्स मटेरियल होते हैं, ये न्यूक्लियस को क्या करेगी, न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगी। और जब न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा तो ये फर्दर क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को स्टिमुलेट करेगा। अब मैसेंजर आरएनए ने क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारे जो है राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम को सिग्नलिंग मिलेगी। अब राइबोसोम क्या करेगा, फर्दर ये सिग्नल भेजेगा पेप्टाइड को, और पेप्टाइड क्या करेगी, ये स्टिमुलेट करेगी गोल्जी ऑपरेटर्स को। अब यहाँ पे बहुत सारे एक छोटे छोटे सेल होते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स। अब जब गोल्जी ऑपरेटर्स स्टिमुलेट होगा तो फर्दर एक केमिकल रिलीज करेगा, उस केमिकल को दोस्तों हम कहते हैं साइटोकाइन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी है साइटोकाइन। अब साइटोकाइन में ट्यूमर नेक्रेटिव फैक्टर भी आता है, और इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ये एक ऐसे फैक्टर हैं जो कि कॉल करते हैं, स्पेशली 5 और 3 ये दो मिला करके सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ये इस्नोफिल को बुलाते हैं। अब जब इस्नोफिल आ जाएगी, ये जब इस्नोफिल आ जाएगी तो इस्नोफिल के साथ साथ लिम्फोसाइट भी आ जाएगा, या न्यूट्रोफिल भी आ जाएगा, और नेचुरल किलर भी आ जाएंगे, नेचुरल किलर सेल भी आ जाएंगे। अब ये सभी चीजें मिला जुला के इस्नोफिल, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल और नेचुरल किलर सेल जब आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, फर्दर जाएंगे इस परमिबिलिटी को, इस म्यूकस जितनी भी सारी चीज है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है, एपिथेलियल सेल है, म्यूकोजल लाइनिंग है, मास सेल है, सेक्रेटरी ग्लैंड है, ये फर्दर जाकर के इसको डिस्टर्ब करेंगी, इसमें इन्फ्लामेशन करेंगी, इसमें म्यूकस प्रोड्यूस करेंगी, इसमें जो है परमिबिलिटी बढ़ाएंगी, इसमें जो है इसमें क्या करेंगी, स्पास्मोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी। तो इससे फर्दर दिक्कत हो जाएगी और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तीसरे मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। तीसरा मैकेनिज्म हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो है ये मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट हो रहा है कहां पे, मास सेल कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है तीसरा मास सेल पे, मास सेल मेम्ब्रेन में होगा। मास सेल मेम्ब्रेन में ये जो है, ये केमिकल, ये जो है पाथवे रिलीज हो रहा है। अब आइए तो समझते हैं मास सेल में क्या क्या चेंजेस आएगी, मास सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आएगी। सबसे पहले जब ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, फास्फोलाइपेज A2 एक एंजाइम है, ये इसको स्टिमुलेट करेगा। और जब फास्फोलाइपेज A2 स्टिमुलेट होगी, और स्टिमुलेट होने के बाद फास्फोलाइपेज A2 ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन होने के बाद एरिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब एरिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी फर्दर ये दो पाथवे बनाएगी। एक पाथवे है लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे, दूसरा है साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे। ठीक है दोस्तों, दो पाथवे बनाएगी। और उसके बाद लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे क्या करेगी, ल्यूकोट्रिन B4, ल्यूकोट्रिन C4, ल्यूकोट्रिन D4, ल्यूकोट्रिन E4, ये एक सब्सटेंस बनेगा। तो ल्यूकोट्रिन D4, ये सब ल्यूकोट्रिन क्या करेगी, जाकर के फर्दर ये सीवियर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी। ये हिस्टामिन कम जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगी, लेकिन ये ल्यूकोट्रिन जो इंफ्लामेटरी सेल है जो है, ये जाकर के बहुत सीवियर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगी, इससे और फर्दर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। दूसरा पाथवे साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे है। साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, D2 को स्टिमुलेट करेगा। अब D2 क्या करेगा, D2 भी जाकर के इसके अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस या एलर्जिकल इरिटेट करेगा, जिससे फर्दर ये और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसमें मोस्ट ऑफ दो फैक्टर और बचे हुए हैं, लाइक प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर। अब यहां से दूसरा पाथवे जो है, एक और पाथवे स्टिमुलेट होगा, प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर। अब प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर क्या करेगा, ये साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को भी इंक्रीज करेगा, लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे को इंक्रीज करेगा, हिस्टामिन को भी इंक्रीज करेगा, इस्नोफिलिक कीमोटैक्टर फैक्टर को भी इंक्रीज करेगा। यानी ओवरऑल
सब जितनी भी सारी चीज है वेजो डायलेटर को स्टिमुलेट करेगा, परमिबिलिटी को भी स्टिमुलेट करेगा, स्पास्मोजेनिक को भी स्टिमुलेट करेगा, ग्रैनुलर सिक्रेशन को भी बढ़ाएगा। तो एंटी प्लेटलेट फैक्टर ये फर्दर यहाँ पे जा करके बहुत सारी कंडीशन पैदा कर सकता है। लास्ट एंड लीस्ट जो बचता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल क्या करेगी, अब जब यह सारी बहुत सारी चीजें यहाँ डैमेजिंग होने लगेगी तो इपिथेलियल सेल क्या करेगी, एक यहाँ पे ये खुद सेल्फ से ही ईओटॉक्सिन बनाना चालू करेगी। अब ईओटॉक्सिन क्या करेगी, ईओटॉक्सिन जा करके इस सेल मेम्ब्रेन के जो सराउंडिंग एरिया पे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एपिथेलियल सेल, ये फर्दर यहाँ पे जा करके सारी चीजों को जो है और डैमेज करेगी, जिससे पेशेंट को सीवियर दिक्कत आ सकती है। ये तो हो गई दोस्तों पूरी होल सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब इसकी दोस्तों हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मास्ट सेल 3 जगह सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। पहले से जगह जो होती है वो लंग्स में होती है, दूसरा स्किन में होती है, तीसरा जीआईटी मुकोजा में होती है। अगर ये पोलन लंग्स में स्टिक किया, लंग्स में ब्रोंकस में स्टिक किया तो ब्रोंकियोजेनिक जो है अस्थमेटिक या एलर्जिक सब्सटेंस एलर्जी क्रिएट कर देगा। अगर ये स्किन में जाकर के स्टिक हो रहा है तो अर्टिक एरिया या एरिथ्रोमा मार्जिनेटम जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर ये पोलन एलर्जिक सब्सटेंस जीआईटी में जाकर के स्टिक हो जा रहा है तो जीआईटी म्यूकोजा में अगर वो स्टिक हो रहा है, वहां की मास्ट सेल को अगर इरिटेट करेगा तो नोजिया हो सकती है, डायरिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ सिम्टम जो है राइनाइटिस, रनिंग नोज से भी आते रहते हैं, आंखों से आंखें रेडनेस, कंजक्टाइविटीज हो सकती है, यानी आंखें लाल हो सकती हैं, साथ में पानी भी गिरने लगता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अगर नाक में हो रहा है तो कभी कभी नाक में आपने देखा है मांस बढ़ जाता है, नोज स्ट्रिल के अंदर मांस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसी फैक्टर की वजह से मांस बढ़ जाता है, कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में आ जाता है। अब ये तो बेसिकली सारी चीज जान गए। दूसरा ये चीज, अब इसको हम डायग्नोस, चलिए कैसे सोचते हैं डायग्नोस कैसे बनाएं। देखिए तो सबसे पहले डायग्नोस के लिए हम सबसे पहले इसी में डायग्नोसिस भी है, इसी में ट्रीटमेंट है। मैं आप सभी को बताता चलूं, इसी पूरे मैकेनिज्म में डायग्नोसिस भी है, ट्रीटमेंट भी है और प्रिकॉशन भी है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले डायग्नोसिस कैसे बनाएं। अगर दोस्तों सबसे पहले मान के चलिए किसी को एलर्जिक फेफड़े से हो रही है तो एक्सरे मस्ट है। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, एक एक्सरे कराएंगे। अगर वो लंग्स में है तो एक्सरे करा लें। दूसरा है हम सीबीसी रिपोर्ट एक करा लें। सीबीसी में हमें देखने को मिल जाएगा स्नोफिल देखने को मिल जाएगा, लिम्फोसाइट की कंडीशन देखने को मिल जाएगी, न्यूट्रोफिल की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो जब अगर ये लिम्फोसाइट बढ़ा रहेगा, न्यूट्रोफिल्स बढ़ा रहेगा, स्नोफिल्स बढ़ा रहेगा, ठीक है दोस्तों, स्नोफिल्स बढ़ा रहेगा, और साथ में अगर आईजीई भी करा सकते हैं। अगर आईजीई बढ़ा है तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें फाइनल फाइन जो हम लोग स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, जैसे ही हम लोग स्टेथोस्कोप को लगाएंगे, लंग्स बैक में लंग साइड में हम देखेंगे और ब्रीथ कराएंगे तो पेशेंट के जो साउंड डेवलप होगा उसे बीजिंग साउंड आएगी या म्यूजिकल साउंड आएगी या लिसनिंग साउंड आ सकती है। तो इससे पूरी तरीके से ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी कि पेशेंट को एलर्जी है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अब आइए ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट सिंपल सी बात है चलिए समझते हैं। अब देखते हैं हिस्टामिन यहां क्या कर रहा है, पहले फेज में हिस्टामिन बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन दे देंगे। एंटी हिस्टामिन में जैसे लियोसिटिजिन हो गया, लाइक एक आम दवा आती है एविल भी दे देंगे तो भी ये एलर्जी रुक जाएगी। लाइक समथिंग एविल आप सभी लोग जानते हैं एविल नाम से। लियोसिटिजिन दे देंगे तो ये सब एंटी हिस्टामिन में आती है। दूसरे डीईसी दे देंगे, यानी डाइएथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट। अगर स्नोफिल बढ़ रही है तो डाइएथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट दे देंगे। तो डाइएथाइल कार्बामेजिन साइट्रेट देंगे, लाइक बेनोसाइड, हेट्राजान, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। तो ये स्नोफिल को इनहिबिट कर देगा, स्नोफिल को बढ़ने नहीं देगा। तीसरा क्या फैक्टर आया था यहाँ पे, यहाँ वाला जो फैक्टर आया था स्नोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल,
इसमें अब जब ये साइज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा, और जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा तो हमको सबसे पहले कार्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को अगर नहीं हम घटाएंगे तो ये तब तक ये बीमारी, ये दिक्कत ठीक नहीं होगी लेट फेज में। दूसरी चीज क्या करेंगे, हम लोग ब्रांकियोडाइलेटर भी दे देंगे ताकि ब्रोंकस जो है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है वो रिलैक्स हो जाए, फैल जाए, जिससे कि म्यूकस यहाँ पे जो ल्यूमन में सारा भरा हुआ है वो निकल जाए, और निकलने के बाद पेशेंट को आराम मिल जाएगा। हम इसको ऑक्सीजन भी, अगर बहुत ज्यादा सीवियर ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, हम ऑक्सीजन मास्क के थ्रू दे सकते हैं, ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, नेबुलाइज भी करवा सकते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज आ सकती है। तीसरा सबसे ज्यादा है, अब ये समझ लेते, ये तो सारी चीज हो गई। अब इस पाथवे को हम समझ, यहां तक तो हम लोग समझ लिया, लेकिन इसमें एक और चीज समझना है, ये ल्यूकोट्रीन 4 यानी ल्यूकोट्रीन में जब से सबसे ज्यादा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सबसे सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन अगर किसी में होता है तो ल्यूकोट्रीन में होता है। तो अगर ल्यूकोट्रीन अगर है तो इसमें एक लेटेस्ट जो न्यूअर ड्रग्स आजकल जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है, ये ल्यूकोट्रीन में इस्तेमाल करते हैं। ल्यूकोट्रीन में ये और दवाती जैसे मोंटेल्यूकास्ट आप लोगों ने सुना ही होगा, मोंटेल्यूकास्ट है, एलर्जिक संस्थान में फेक्सोफेनाडिन है, यहाँ मोंटेल्यूकास्ट है, दोनों का कंबाइंड आता है, तो कंबाइंड भी यूज कर सकते हैं। और ये इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब ये अब लास्ट और लीस्ट जो है ड्रग्स में इस्तेमाल करने की नीड पड़ सकती है, वो है जब एपिथेलियल सेल डैमेज हो जाएगी, तो यानी इसका मतलब यहाँ इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, और जब इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा तो नेसेसरी पेशेंट को एंटीबायोटिक की नीड पड़ेगी। लेकिन एंटीबायोटिक की नीड फर्स्ट फेज में नहीं पड़ेगी, लेट फेज में एंटीबायोटिक की नीड पड़ेगी। फर्स्ट फेज में अगर आप एक एविड की गोली भी खिला देंगे, एक लियोसिट्रिजिन की भी टेबलेट खिला देंगे, तो तुरंत ही ये एलर्जिक यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन अगर लेट फेज हो गया तो लेट फेज में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसमें जो सबसे सीवियर दिक्कत आ जाती है, मान के चलिए सभी दवा से, कोई दवा से रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर हमें जरूरत पड़ेगी एड्रेनालिन की। अब एड्रेनालिन से वो नेबुलाइजर भी करा सकते हैं, क्योंकि अगर पीडियाट्रिक है, बच्चे हैं, तो उसको हम नेबुलाइजर करवा देते हैं एड्रेनालिन से, और अगर एडल्ट है तो उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो ये है होल स्ट्रक्चर, पूरी कहानी। तो दोस्तों इसके एक मैकेनिज्म को बताता ये चलूंगा आप लोगों को, इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म मैं आपको अभी देख रहे हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, सेम जो उसकी कहानी है, सेम ये कहानी यहाँ पे मौजूद है। मैं उसको अलग एक पार्ट 4 में मैं आपको उसके मैकेनिज्म के बारे में बता दूंगा। बहरहाल दोस्तों, ये हमारा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का चैप्टर अभी हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। दोस्तों ये पूरी वीडियो कैसी लगी है, आपको अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट दें, और इसी तरीके की अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को, जो आप लोगों की नीड है, आप लोगों की ख्वाहिश है, उस पर हम खरे उतर करके उस टॉपिक को आप तक पहुंचाएं, उसको समझाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, फाइनली लास्ट में ये कहना कि अपने पड़ोसियों का जरूर ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।